वेलकम टू लर्न इजी। आज हम करने जा रहे हैं अर्थ मूवमेंट। हमने बेसिकली अर्थ के दो मूवमेंट देख लिए हैं, जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है। अब हम अर्थ के इंटीरियर्स के मूवमेंट देखने जा रहे हैं और अर्थ के जो एक्सटीरियर्स की वजह से जो मूवमेंट होते हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। तो अर्थ के जो बेसिकली दो मूवमेंट्स ये होते हैं, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर होते हैं, इनको बोलते हैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स। ओके। तो हमें नाम से ही पता लग रहा है एंडो और एक्सो, ये क्या, इनका मतलब क्या होता है। एंडो का मतलब अंदर, मतलब जो अर्थ के अंदर जितना भी प्रोसेस चल रहा है, जितना भी प्रोसेस अर्थ के अंदर चल रहा है, उस प्रोसेस की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक। ठीक। और अर्थ के बाहर जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे विंड हुआ, ये फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, आइस, रिवर वाटर फ्लोइंग, ठीक है, सी एंड विंड, ये सब चीज़ क्या होती है, ये वेदरिंग और इरोजन, ये सब चीज़ क्या होती है, ये होती है आपकी एक्सोजेनेटिक, यानी कि बाहर से फोर्सेस की वजह से। ठीक है। तो अगर हम इनको क्लासिफाई करना चाहें तो हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है काफ़ी स्टेजेस में, काफ़ी चीज़ों में हमने इसको एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक को क्लासिफाई किया हुआ है। तो बेसिकली एंडोजेनेटिक को क्लासिफाई किया है हमने डायस्ट्रोफिज्म और सडन मूवमेंट में। ठीक है। एक्सोजेनेटिक को वेदरिंग एंड इरोजन। ओके। तो डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। ओके। एपिरोजेनिक कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग और ओरोजेनिक माउंटेन बिल्डिंग। तो किसी भी चीज का हम अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका डायस्ट्रोफिज्म। ओके। ठीक है। ठीक है। तो ये डायस्ट्रोफिज्म मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसका, कॉन्टिनेंट का, यानी कॉन्टिनेंट पे जितने भी चीजें बनी हैं, चाहे माउंटेन है, चाहे वैलीज हैं, रिवर्स है, उनका फॉर्मेशन। ओरोजेनिक यानी कि माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन फॉर्म हो गए लेकिन उसके बाद में उनकी बिल्डिंग कैसे वो आगे जाके टेंशन और कंप्रेशन की वजह से उसमें फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग हुई और कैसे आगे जाके वो बने। दूसरे इसको डाइस एंडोजेनिक मूवमेंट को हमने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, किसमें, सडन मूवमेंट में। सडन मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक का कुछ टाइम तो है नहीं, कभी भी आ सकता है। ठीक है। इसी तरह वॉल्केनोज, वॉल्केनिक इरप्शन का भी कोई टाइम नहीं है, कभी भी हो सकता है। ओके। अब देखते हैं एक्सोजेनेटिक को हमने किस में डिवाइड किया हुआ है। दो मेन हैं इसके एक्सोजेनेटिक के, वो हैं आपके वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग मतलब जो बेसिकली कंडीशंस होती हैं टीयरिंग वगैरह की, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेदरिंग। फिजिकल प्रोसेस जो होते हैं वेदरिंग के, केमिकल प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इरोजन। इरोजन किसकी वजह से हो रहा है, फ्लो ऑफ आइस, ठीक है, रिवर वाटर फ्लो, ठीक, सी विंड, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक। तो बेसिकली अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक को, तो उसको डिफरेंशिएट हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें इन दोनों का डिफरेंशिएट क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है दोनों को, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक को। ठीक है। दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों ही आपके जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस हैं, चाहे वो एक्सोजेनेटिक हो चाहे वो एंडोजेनेटिक हो। ओके। ये दोनों ही क्या है, आपके जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि अर्थ से रिलेटेड प्रोसेस। आपके जो हम अर्थ की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोसेस है। ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट दोनों को कर लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंशिएशन जो होगा, सबसे पहला डिफरेंशिएशन है कि जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है वो आपका टेरेस्ट्रियल है, और जो एंडोजेनेटिक है वो है आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है वो प्रोसेस जो लैंड के ऊपर हो रहा है। ठीक है। वो प्रोसेस जो लैंड के ऊपर हो रहा है। और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड के अंदर हो रहा है। ठीक है। लैंड के अंदर हो या फिर लैंड से अलग कहीं भी हो, ठीक, वो आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेस है। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में क्या है, आपकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब होता है आपका किसी भी चीज का टूटना फटना। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना फटना या फिर बर्बाद हो जाना। ओके। इरोजन, इरोजन का मतलब क्या होता है, इरोजन का और डिग्रेडेशन का मतलब होता है खराब कर देना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बह जाना। ओके। तो इधर सेम प्रोसेस, ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, यानी कि हम इन अगर अगर हम इन प्रोसेसेस को देखें
तो ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, ये लैंड के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज अबव द लैंड, ठीक है, ये लैंड के ऊपर प्रोसेस आपके हो रहे हैं, ठीक। लेकिन ये वाले जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फॉल्टिंग फोल्डिंग, वल्केनिज्म, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, डायस्ट्रॉफिज्म, मेटामॉर्फिज्म, ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, ये लैंड के अंदर हो रहे हैं, ये बिलो लैंड हो रहे हैं आपके, ओके। ये सारे प्रोसेस जो है आपके बिलो लैंड हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली एक दूसरा डायग्राम में, और आपको दिखाई देता हूं अभी। यहाँ पे इस डायग्राम से क्लियर होगा, एंडोजेनेटिक प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेस अर्थ के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, या अर्थ के अंदर चलने की अर्थ के अंदर प्रोसेस चलने की वजह से जो भी चेंजेस अर्थ में आ रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एंडोजेनेटिक चेंजेस या एंडोजेनेटिक प्रोसेस। और अर्थ के बाहर चलने वाले प्रोसेस की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो होते हैं आपके एक्सोजेनेटिक चेंजेस, ओके। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों को क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर लिया है, दोनों में हमने डिफ्रेंशिएट अच्छे से देख लिया है कि क्या एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है और क्या एंडोजेनेटिक प्रोसेस है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ तो एंडोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और जो इससे अगली वीडियो होगी उसमें हम एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एंडोजेनेटिक प्रोसेस के साथ साथ हम क्या देखेंगे इसमें, जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस हैं उसमें हम अर्थक्वेक और वॉल्केनोज, अर्थक्वेक हम अब से पहले वाली वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं, 2 वीडियोस अर्थक्वेक के ऊपर बनी हुई हैं, वो हम डिटेल में कर चुके हैं। तो इसमें हम केवल बेसिक फैक्ट्स देखेंगे, और वॉल्केनोज हम सेपरेटली आगे वाली वीडियोस में करेंगे, तो इसमें भी हम सिर्फ 1-2 फैक्ट्स ही देखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम पूरी की पूरी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को या एक्सोजेनेटिक मूवमेंट को हम पूरा का पूरा आगे कवर करेंगे, ओके। सो अर्थ मूवमेंट, now let us move to earth movement. Earth movement is undergoing deformation imperceptibly but continuously. तो जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होता है ना, वो रुक रुक के होता रहता है, लेकिन होता जरूर है, कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है। अब ये मूवमेंट हो किस वजह से रहे हैं, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान से देखनी है कि किस वजह से मूवमेंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेडियो एक्टिव हीट, ठीक है। ये मैंने बेसिकली क्या किया है, इसमें जो मैंने आपका ये माइंड मैप बनाया है, फैक्टर्स कॉजिंग डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये डिफॉर्मेशन जो अर्थ के अंदर आते हैं, ठीक है, किस तरह के डिफॉर्मेशन, जैसे आपके रिवर वैलीज बन गई, आपका गल्फ बन गया, ठीक है, और स्ट्रेट्स बन गए आपके, ठीक, और माउंटेन्स बन गए, फोल्ड्स बन गए, फॉल्टिंग हो गई, क्रैक्स बन गए, क्रेविसेस बन गए, ठीक है। तो ये सारे डिफॉर्मेशन यानी अर्थ में डिफॉर्मेशन ही तो आई है, ठीक है। तो ये सारे डिफॉर्मेशन किस वजह से आ रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, और ये मैंने लिस्ट इस हिसाब से की है माइंड मैप पे कि जिससे कि आसानी से याद हो सके। हम एक रेडियो एक्टिव हीट पढ़ेंगे, उससे हम पूरे को डिफाइन कर देंगे, अच्छा रेडियो एक्टिविटी ये होती है, तो उससे हम पूरा रेडियो एक्टिव हीट को डिफाइन कर देंगे जो इनर कोर के अंदर चल रही होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डिफॉर्मेशन कॉज करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है उसमें रेडियो एक्टिव हीट। तो रेडियो एक्टिव हीट कहाँ चल रही है आपकी, आपसे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा है कि कंटिन्यूसली जो है इनर कोर में रेडियो एक्टिविटी चलती रहती है, ठीक है। तो उस रेडियो एक्टिव हीट की वजह से बहुत सारे चेंजेस डिफॉर्मेशंस आते हैं आपके, ठीक है। तो वो डिफॉर्मेशंस क्या क्या होते हैं, वो बेसिकली डिफॉर्मेशंस आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है या फिर अर्थक्वेक भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्लेट मूवमेंट। तो प्लेट मूवमेंट क्या होता है, प्लेट मूवमेंट होता है आपका जब आपके हमें ये चीज पता है कि जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है, बहुत सारी प्लेट से मिल के बनी हुई है। आपकी 7 मेजर प्लेट्स एंड 20 और मोर माइनर प्लेट्स, ओके। तो उन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो हमारे फिजिकल फीचर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उसी फिजिकल फीचर्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट मूवमेंट, ठीक है, या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक।
तो इसमें टेक्टोनिक थ्योरीज को भी हमने दो पार्ट्स में हम इसको देखेंगे। टेक्टोनिक थ्योरी को इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसमें तो बेसिक आइडिया लेंगे प्लेट टेक्टोनिक का, प्लेट मूवमेंट का। बाकी टेक्टोनिक थ्योरी को हम अलग से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स अर्थ के घूमने की वजह से, अर्थ के घूमने की वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है, और उस फोर्स के क्रिएट होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, या उस फोर्स के क्रिएट होने की वजह से जो आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है अर्थ में, ठीक है, वो भी इसका एक, कोरियालिस फोर्स भी इसका एक रीजन होती है। नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल विंड्स हो गया, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल हो गया, ठीक, थंडर एंड लाइटनिंग हो गया, स्टॉर्म हो गया। मैंने यहाँ पे दो ही मेंशन किए हुए हैं, विंड एंड प्रेसिपिटेशन, विंड एंड रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट है आपका आइसोस्टेसी। अब ये आइसोस्टेसी क्या चीज है भाई? आइसोस्टेसी का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपके अर्थ में बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, अर्थ में बैलेंस बना के रखना है। अब वो कैसे बनाएंगे? हम नहीं बनाते, ये जो बन के आता है ये नेचुरल है। आपके जो प्रोसेस अर्थ के अंदर चलते रहते हैं, जैसे माउंटेन्स का अपीयरेंस होता है, प्लेन्स का अपीयरेंस होता है, ठीक है, तो वो एक तरह से अर्थ का बैलेंस बनता हुआ चला जाता है। ठीक है, सिमिलर जो होते हैं आपके, सिमिलर लेवल बनता हुआ चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं अर्थ इक्विलिब्रियम और ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आइसोस्टेसी का मतलब बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं इसे ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट है आपका टेक्टोनिक मूवमेंट्स। और सो टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है? ये जो आपके प्लेट मूवमेंट्स होते हैं आपके, इसी की वजह से जो अर्थ के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसकी वजह से फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जियोमॉर्फिक, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये बेसिकली प्री के पर्पज से है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि हम इसे बोलते हैं भू आकृतिक। ठीक है, इट इज द प्रोसेस रिलेटिंग टू द फॉर्म ऑफ लैंडस्केप एंड अदर नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को अगर हम बेसिकली सीधी सरल भाषा में डिफाइन करें तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लैंडस्केप, यानी कि जो हमारे धरती की आकृतियां बन रही हैं, है ना, किसी भी चीज से, तो उसी को हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब इसी जियोमॉर्फिक प्रोसेस को ही हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो हमें मैं पीछे एक्सप्लेन करता हुआ आया हूँ। ठीक है, और दोनों ही क्या करते हैं? दे बोथ ब्रिंग अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस ऑन द अर्थ। ठीक है, दोनों का ही काम क्या है? फिजिकल और केमिकल चेंजेस लाने का काम है। ठीक, एंडोजेनेटिक में क्या आ जाता है आपका? डायस्ट्रोफिज्म और सडन मूवमेंट, और एक्सोजेनेटिक में वेदरिंग और इरोजन। इन दोनों को भी हमने आगे चल के डिवाइड किया हुआ है काफी। ठीक है, तो आज हम केवल इसमें एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस या फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस के लिए जो एजेंट्स होते हैं वो कौन कौन से एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो जो एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके विंड, वाटर, मूविंग आइस मासेस, ठीक है, जो आइस के बड़े बड़े आइसबर्ग्स वगैरह होते हैं, है ना, मूविंग आइसबर्ग्स वगैरह होते हैं, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोल्ड करंट एंड वार्म करंट्स, ठीक है, करंट्स यानी कि धाराएं, ठीक है, समुद्री धाराएं, है ना, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक, और ये क्या करती हैं? ये आपके ट्रांसपोर्ट्स को और जो अर्थ के मटेरियल डिपॉजिट होते हैं उनको रिमूव कर देती हैं, या फिर उनके ऊपर डिपॉजिट और ज्यादा कर देती है, रिमूव और डिपॉजिटेड। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये तो या तो रिमूव कर देती हैं या फिर डिपॉजिट कर देती हैं। जैसे हम देखते हैं कि बाढ़ आई, ठीक, बाढ़ आने से क्या होगा? या तो किसी जगह की मिट्टी बह के चली जाएगी, यानी उस जगह मिट्टी खाली होगी, ठीक, और या फिर क्या होगा? किसी दूसरी जगह से मिट्टी बह के आई और एक जगह आके अपनी गारा इकट्ठी करती चली जाती। जैसे हम बारिश में भी देखते हैं, कई बार होता है कि बहुत तेज बारिश आई और दूसरी जगह की मिट्टी बह के हमारी तरफ आ गई, या फिर हमारी तरफ की मिट्टी बह के दूसरी तरफ चली गई। ठीक है, तो ये बारिश क्या होती है? बारिश भी आपका एक जियोमॉर्फिक एजेंट होता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स। अब ये एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या होता है? इंटरैक्शन ऑफ मैटर्स इनसाइड द अर्थ एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ के अंदर मैटर्स, यानी कि मैटर्स या मटेरियल जो भी प्रेजेंट हैं, उनके और टेम्परेचर के मिलने से जो भी फोर्सेस जनरेट होती हैं, जो भी फोर्सेस जनरेट होती हैं, और उसकी वजह से जो अर्थ के मूवमेंट हो रहा है क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसी को हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट। उसी को हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट। ओके, एक बार फिर से बता दूं, इंटरेक्शन
ऑफ मैटर इनसाइड द अर्थ एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो जो भी अर्थ के अंदर मैटर है और जो भी अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है, यानी कि 4000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, अर्थ के मैटर का और अर्थ के टेम्परेचर का जो इंटरेक्शन एक साथ होता है, उसी की वजह से अर्थ क्रस्ट में जो है काफी सारे मूवमेंट्स होते हैं। उसी मूवमेंट को हमने क्या कहा है, एंडोजेनेटिक मूवमेंट कहा है। द एनर्जी स्प्रेड आउट फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड द एंडोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, इसी की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि अर्थ के अंदर एक प्रोसेस चलता रहता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि आपका अर्थक्वेक आ जाता है। जब वहां पे हाइपोसेंटर या फोकस पे एकदम से एनर्जी रिलीज होगी तो वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, तो कहीं ना कहीं तो अर्थक्वेक का कोई ना कोई इफेक्ट होता है। जैसे कई बार होता है कि बहुत तेज अर्थक्वेक आया और बहुत तेज अर्थक्वेक आने की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उसने कुछ ना कुछ तो चेंज किया। अब वो चेंज किस वजह से हुआ, जो अर्थ के अंदर प्रोसेस चला था। ठीक है, तो एनर्जी स्प्रेड आउट यानी कि जो अर्थ के अंदर से जो एनर्जी निकली है वही इसके पीछे का रीजन होता है जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को कैरी ओवर करती है। ओके, तो एनर्जी मोस्टली जनरेटेड बाय, अब ये एनर्जी किस वजह से जनरेट हो रही है, वही चीज घूम फिर के आ जाती है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से जनरेट हो रही है। जो रेडियो एक्टिव हीट अंदर चलती रहती है, थोरियम की, पोटेशियम की और यूरेनियम की अंदर हीट रहती है। नेक्स्ट है आपका रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन। रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन, ठीक है, तो रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन क्या होता है, रोटेशनल फ्रिक्शन तो वो होती है जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती ही रहती है। ठीक है, उसके अर्थ के घूमने की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है और फ्रिक्शन के क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि आपका थोड़ा बहुत वेदरिंग एंड टीयरिंग होती रहती है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टूटता रहता है अर्थ में से। ठीक है, टाइडल फ्रिक्शन, कि टाइडल फ्रिक्शन क्या होता है, टाइड्स की वजह से जो अर्थ और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उस फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से भी कुछ ना कुछ वेदरिंग या फिर इरोजन होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइमोर्डियल हीट। प्राइमोर्डियल हीट क्या होती है, अर्थ के बनने के बाद जो हीट बनी है, ये हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है, प्राइमोर्डियल हीट को मैंने सही से एक्सप्लेन किया था। तो जो अर्थ के बनने के बाद जो हीट बची, उस हीट को हमने क्या कहा है, प्राइमोर्डियल हीट कहा है। ठीक है, दिस एनर्जी कॉज डायस्ट्रोफिज्म एंड वल्केनिज्म इन लिथोस्फीयर। ठीक है, इसी एनर्जी की वजह से क्या होता है, डायस्ट्रोफिज्म और वल्केनिज्म होता है लिथोस्फीयर में। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। डायस्ट्रोफिज्म, अब बेसिकली क्या है कि डायस्ट्रोफिज्म क्या चीज है। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म क्या चीज है, इसको हम देख लेते हैं कि डायस्ट्रोफिज्म क्या है। डायस्ट्रोफिज्म इट इज ए टर्म यूज्ड फॉर, अब किस किस चीज के लिए डायस्ट्रोफिज्म को यूज किया है, स्लो बेंडिंग, किसी वजह से बेंड होने की वजह से, यानी अर्थ के अंदर फॉल्टिंग हुई या फोल्डिंग हुई, उनकी वजह से स्लो धीरे धीरे बेंडिंग होनी शुरू होती है, उसे हम बोलते हैं स्लो बेंडिंग। ठीक, नेक्स्ट है आपका फोल्डिंग। ठीक है, मैं इसको आपको दिखाई देता हूं डायग्रामेटिकली। स्लो बेंडिंग यानी किसी भी प्रोसेस की वजह से ये आपकी अर्थ सीधी थी, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अर्थ के अंदर कोई ना कोई हीट का प्रोसेस या कुछ भी प्रोसेस कोई ना कोई चलता रहता है। अब अर्थ क्या होती है, इस तरह बेंड होनी शुरू हो गई या फिर इस तरह बेंड होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लो बेंडिंग। ओके, नेक्स्ट इज फोल्डिंग। सो फोल्डिंग क्या होती है, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से अर्थ कंटिन्यूअसली फोल्ड होती रहती है। ठीक है, इसी फोल्डिंग का क्या रिजल्ट है, हिमालयन माउंटेन्स या फिर और बहुत सारे माउंटेन्स है जो फोल्डिंग के रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये फोल्डिंग कैसे होती है, इस फोल्डिंग को भी हम एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। फोल्डिंग ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, जो अर्थ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से प्लेट मूवमेंट्स की वजह से ये फोल्डिंग चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट था आपका रैपिंग। ठीक, रैपिंग क्या होता है आपका, नेक्स्ट है आपका रैपिंग, ये तो हो गया आपका फोल्डिंग। नेक्स्ट है रैपिंग, तो रैपिंग का मतलब होता है आपका बेंड और ट्विस्टेड।
अर्थ के अंदर प्रोसेस होने की वजह से जो अर्थ की लेयर्स होती हैं, वो प्लेट्स जो होती हैं वो कई बार इस तरह से ट्विस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो ट्विस्टिंग होगी, ये ट्विस्टिंग क्या है, यही आपकी रैपिंग है। ओके, अब आगे है नेक्स्ट आपका फ्रैक्चरिंग। फ्रैक्चरिंग, ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्चरिंग? वही जो हाथ पैरों में फ्रैक्चर होता है, कुछ भी अर्थ का पार्ट है कंप्लीटली ऐसे है, लेकिन किसी वजह से, चाहे अर्थक्वेक की वजह से, चाहे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हुआ, यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद क्या है, उसकी शेप कुछ कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, या फिर किसी और तरीके से फ्रैक्चर हुआ, तो वही जो माइन्यूट या मिनिमल ब्रेकिंग होती है, उसी को क्या हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम फ्रैक्चरिंग। ओके, so all process that elevate और build up earth crust comes under the डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस अर्थ क्रस्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस क्या है, डायस्ट्रोफिज्म में आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोसेस हैं आपके ओरोजेनिक प्रोसेस, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स और एपिरोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, ओरोजेनिक प्रोसेस यानी कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, और एपिरोजेनिक प्रोसेस यानी कि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस। कॉन्टिनेंट के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके जो बनाने के प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं एपिरोजेनिक प्रोसेस। और अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो हम डिफरेंट अलग, अर्थक्वेक हम पहले से पढ़ चुके हैं डिटेल में, और प्लेट टेक्टोनिक्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो ओरोजेनिक और माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ओरोजेनिक और माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस? ये वो प्रोसेस है जिससे जो जिसने माउंटेन बिल्डिंग में सबसे ज्यादा हेल्प की है। इस तरह से फोल्ड और फॉल्ट्स आपके अर्थ के प्रोसेस की वजह से बनते रहते हैं। इसी फोल्ड और फॉल्ट्स की वजह से क्या होता है, आपके जो है माउंटेन्स आगे बनते हुए चले जाते हैं। माउंटेन्स के आप देखते हैं ऊपर चोटी होती है, उसी को हमने क्या बोला हुआ है, हिंज पॉइंट बोलते हैं। ठीक, और जिस एक्सिस पे माउंटेन बनता है उसे हम, जिस एक्सिस पे माउंटेन बन के फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं फोल्ड एक्सिस। ठीक है, और जो मेन एक्सिस उसका होता है जहां से माउंटेन बन के शुरू हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल सरफेस। ओके, ये आप डायग्राम ठीक से देख लीजिए। ओरोजेनिक मूवमेंट एक्ट टेंजेंशियली टू दी अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के साथ साथ वो काम करता है। ओरोजेनिक मूवमेंट जो होता है ये दो तरीके का होता है, कंप्रेशन, और एक होता है आपका टेंशन और दूसरा होता है आपका कंप्रेशन। ठीक है, टेंशन क्या होता है, टेंशन वही होता है जो आपके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, कैसे कि किसी भी चीज को जब बाहर की तरफ टेंशन यानी कि खिंचाव पैदा होता है, ठीक है, किसी भी चीज की जब खिंचाव पैदा होता है तो उसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक, वही क्रैक क्या होते हैं, वही क्रैक जो है अर्थ के लैंडफॉर्म को क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ बना देते हैं। जैसे वैली बन गई, वैली कैसे बनी, वैली ऐसे ही थोड़ी बन गई है, उसमें भी आपके क्रैक्स पड़े और बाद में वैली बन गई। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है, जब हम अंदर किसी चीज को दबाते चले जाते हैं तो क्या होता है, इस तरह के लेयर्स उसमें बन जाते हैं। जैसे आप एक कपड़ा फर्श पे रखिए, दोनों तरफ से उस कपड़े को अगर आप अंदर की तरफ दबाते चले जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो फोल्ड होता चला जाएगा। ठीक है, वही होता है आपका कंप्रेशन। टेंशन में क्या है आपका, टेंशन में जो है फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करती है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स विल एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट। एंड कंप्रेशन में क्या है, कंप्रेशन में फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करती है। ठीक है, इन डायस्ट्रोफिक फोर्सेस व्हिच हैव अपलिफ्टेड लैंड हैव प्रिडोमिनेटेड ओवर द फोर्स व्हिच हैव लोअर्ड लैंड। ठीक है, तो जो फोर्स अपलिफ्टेड लैंड की तरफ होती है वो ज्यादा होती है बजाय उसके कि जो आपके किसी लैंड को दबा दिया गया है, उस फोर्स से ज्यादा कौन सी फोर्स होगी, जो अपलिफ्टेड लैंड के ऊपर होगी। ठीक है, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में क्या होता है कि जो फोर्स अपलिफ्टेड लैंड की तरफ होगी वो फोर्स ज्यादा होगी बजाय उसके कि जो फोर्स लोअर लैंड की तरफ है। ओके, नेक्स्ट है आपका एपिरोजेनिक मूवमेंट और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है एपिरोजेनिक मूवमेंट से, एपिरोजेनिक मूवमेंट में बेसिकली
एपिरोजेनिक मूवमेंट में कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, चाहे वो वैलीज हैं, आपके गल्फ हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, सी बेड्स हैं, वो सारी चीजें जो भी बनी हुई हैं कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो सारी चीजें किससे बनी है? एपिरोजेनिक मूवमेंट से। ओके, सो व्हाट डज दिस एपिरोजेनिक मूवमेंट मीन? It refers to the depression of land exhibiting long wavelength and little folding. एपिरोजेनिक मूवमेंट में क्या होता है? ये एक ऐसी डिप्रेशन है लैंड का, ठीक है, डिप्रेशन मतलब दबाव, ठीक है, जो आपकी लॉन्ग वेवलेंथ, जिसमें वेवलेंथ आपकी बड़ी होती है और उसकी फोल्डिंग जो है छोटी होती चली जाती है, ठीक है। द ब्रॉड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड कार्टन, ठीक है, जो आपके बड़े सेंट्रल पार्ट होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, उसको हम कार्टन कहते हैं, और उसी में एपिरोगैमी क्रिएट होती है, वही उसी वहीं से ही आपकी एपिरोगैमी चलती है। द मूवमेंट इज कॉज्ड बाई सेट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द अर्थ रेडियस। ओके, तो ये जो मूवमेंट होते हैं ये अर्थ रेडियस के साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं? अर्थ रेडियस के साथ में काम करके ये आपके आइसोस्टेसी और फॉल्टिंग को लिथोस्फीयर पे मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। जो आपके आइसोस्टेसी क्या है? आइसोस्टेसी का मतलब क्या है आपका? बैलेंसिंग दी अर्थ। ओके, बैलेंसिंग दी अर्थ, यानी कि आपके स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करके ये बैलेंस करती है अर्थ को। ओके, नेक्स्ट, द मूवमेंट इज दिस वन इज डन। एपिरोजेनिक मूवमेंट्स एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ अर्थ, इट इज नोन एज रेडियल मूवमेंट, क्योंकि ये अर्थ के रेडियस के साथ साथ काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेडियल मूवमेंट, ठीक है। द डायरेक्शन में बी टूवर्ड्स सब्सिडेंस, यानी कि घटती हुई, सब्सिडेंस मतलब घटती हुई, जो उसकी देयर डायरेक्शन मस्ट मे बी टूवर्ड्स सब्सिडेंस, यानी कि घटती हुई या फिर अपलिफ्ट, ऊपर उठती हुई। दो ही डायरेक्शन होती है, या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, ठीक है। नीचे गई तो वैली बना लेगी, अगर नीचे गई तो वैली बना लेगी। सपोज दैट, मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाई देता हूँ एक बार, फिर आपको अपलिफ्ट और वैली का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम सब्सिडेंस, सब्सिडेंस को मैं डिनोट कर रहा हूँ एस से, ठीक है। तो कोई भी लैंड का पार्ट है, सब्सिडेंस का मतलब घटाव यानी कि डिप्रेशन, कोई भी लैंड का पार्ट है, अगर यहाँ पे फोर्स लगी किसी वजह से, तो ये लैंड का पार्ट क्या है? ये लैंड का पार्ट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गई आपकी वैली, चाहे वो यू शेप्ड वैली हो चाहे वी शेप्ड वैली हो। यहाँ पे हमारी फोर्स लगी, ठीक है, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से, एपिरोगैमी की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगी, एपिरोजेनिक फोर्स लगी, और जिस वजह से क्या हुआ, ये लैंड नीचे की तरफ ढल गई, और यहाँ पे क्या बन गई आपकी? ये वैली बन गई है, ठीक। अब है क्या? अपलिफ्ट। अपलिफ्ट क्या होता है? अपलिफ्ट का मतलब होता है दिस वन, ये फोर्स लगी यहां से आपकी सेंटर की तरफ से, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। यहां से फोर्स ऐसे लगी, ठीक है, यहां से फोर्स ऐसे लगने के बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई, इसको हम बोलते हैं फोल्डिंग, ठीक है। तो यही जो फोल्डिंग होती है, यही बाद में क्या बनाती है? यही आपकी माउंटेन बना लेती है। ओके, यहीं से आपके माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक। दोनों चीजों में एक चीज का हम डिफरेंस देखे ले रहे हैं, आप सब्सिडेंस में और अपलिफ्ट में। ये सब्सिडेंस और ये अपलिफ्ट, ये फोर्स लग रही है और इसमें ये फोर्स लग रही है, ये है आपका सेंटर, इसमें ये है सेंटर, ठीक है। सब्सिडेंस में जो फोर्स लगती है वो सेंटर की तरफ लग रही है, और अपलिफ्ट में जो फोर्स लग रही है वो सेंटर की तरफ से लग रही है। फर्क देखना है दोनों में, सेंटर की तरफ लग रही है सब्सिडेंस में, यानी कि वो चीज को घटा रही है, सेंटर की तरफ लग रही है, और अपलिफ्ट में जो फोर्स लग रही है वो सेंटर से ऊपर की तरफ लग रही है। ओके, आ जाते हैं अपलिफ्ट पर। दिस वन, रेज्ड बॉडीज सी केव्स
raised bodies, sea caves, beds above sea level are evidence of uplift। ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अपलिफ्ट कैसे बना, हमारा सेंटर से आपकी फोर्स लगी। ठीक है, सेंटर से आपकी फोर्स लगती है और अपलिफ्ट से ऊपर को ये निकल जाता है, ऊपर आपके लैंडस्केप निकल जाती है, इसी से हमारे पहाड़ वगैरह या सी बेड्स वगैरह बन जाते हैं। सम ऑफ द प्लेसेस वेयर सी सम सेंचुरीज एगो, ठीक है, जहाँ पे बहुत साल पहले सी हुआ करती थी, अब वहाँ पे लैंड है। ठीक है, जैसे आपका एक एग्जाम्पल है कोरिंगा नियर माउथ ऑफ गोदावरी, कावेरीपट्टनम नियर कावेरी डेल्टा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले बहुत साल पहले पानी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे काफी दूर तक लैंड आ चुकी है। नेक्स्ट है आपका सब्सिडेंस। ओके, सबमर्स फॉरेस्ट और द वैलीज आर द एग्जांपल ऑफ सब्सिडेंस। तो जो वैलीज होती है, सबमर्स फॉरेस्ट होते हैं, जैसे आपके बॉम्बे में सबमर्स फॉरेस्ट है। बहुत साल पहले बॉम्बे में जो है किसी वजह से अर्थक्वेक की वजह से ट्रीज जो है 4-4 फीट नीचे तक दब गए थे। ठीक है, वो क्या बने बाद में, सबसे आपके सब्सिडेंस फॉरेस्ट बन गए, वो सबमर्स फॉरेस्ट बन गए। ठीक है, हम थोड़ा सा इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। इन 1819, बहुत साल पुरानी बात है, 200 साल पुरानी बात है आपसे। ठीक है, 201 साल। इन 1819 रन ऑफ कच्छ। ठीक है, मैंने दोनों स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है, जो उस टाइम पे होती थी स्पेलिंग और जो आज के टाइम पे स्पेलिंग है। ठीक है, द रन ऑफ कच्छ वाज सबमर्ज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो जो रन ऑफ कच्छ है वो क्या है, वो उस टाइम अर्थक्वेक आया था, उसी का ही एक रिजल्ट है ये। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पीट एंड लिग्नाइट बेड्स। ठीक है, जो पीट और लिग्नाइट के जो फॉर्मेशन है सी के अंदर, ठीक है, सी के नीचे, वो क्या है, वो भी आपका क्या है, सब्सिडेंस का एग्जाम्पल है। दे आर प्रेजेंट इन थिरुनेलवेली एंड सुंदरबंस। ओके, अंडमान एंड निकोबार हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम अराकान कोस्ट। ये भी क्या है, ये भी आपके सब्सिडेंस के ही, सबमर्जेंस के ही एग्जाम्पल है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो अराकान कोस्ट से अलग जाके सबमर्ज होके आपका एक अलग आइलैंड बन चुका था। ठीक है, ऑन द ईस्ट साइड ऑफ बॉम्बे आइलैंड, जो मैंने अभी एम्बेडेड ट्रीज वाला, एम्बेडेड फॉरेस्ट वाला जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, वो अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ था, 4 मीटर बिलो, 4 मीटर नीचे तक जो है ट्रीज जा चुके थे। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट वाज आल्सो सबमर्ज्ड। ठीक है, गल्फ और मन्नार और पाक स्टेट जो थे, जो हैं आज के टाइम में, वो भी क्या है, आपके सबमर्ज होने की वजह से क्या है, एक एग्जाम्पल है आपके एपिरोजेनिक मूवमेंट के। ठीक है, गल्फ क्या होता है, एक लार्ज इनलेट, द लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशियन टू लैंड। एक ओशियन से लैंड की तरफ का जो इनलेट होता है उसको हम बोलते हैं गल्फ। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ना इसको, हमने डायस्ट्रोफिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, ये एक बार डायग्राम में हम फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट पेज पे डायग्राम मैंने बनाया था इसका, ये रहा, डायस्ट्रोफिज्म एंड सबमर्ज। एंडोजेनेटिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट। ठीक है, अब हम सडन मूवमेंट्स देख रहे हैं। सडन मूवमेंट में हम सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि हम अर्थक्वेक पहले कर चुके हैं, अर्थक्वेक के थोड़े से फैक्ट्स देखेंगे, और साथ में हम क्या देखेंगे, वॉल्केनो के 1-2 फैक्ट्स हम देखेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इन्हें डिटेल में आगे करना है। वॉल्केनोस को भी, अर्थक्वेक हम पहले डिटेल में कर चुके हैं। अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक इन चिली इन 1822 कॉज्ड ए 1 मीटर अपलिफ्ट इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, कोस्टल एरियाज में जो एक ऊंची तक अपलिफ्ट, यानी कि जमीन ऊपर उठ गई थी, वो किस वजह से उठी थी 1822 में चिली में, अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, सेम अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ था, न्यूजीलैंड 1885 में एक अपलिफ्ट बन गया था 3 मीटर के आसपास। ओके, एन अर्थक्वेक इन जापान 1881 सबसाइडेड 6 मीटर आफ्टर एन अर्थक्वेक। जो जापान 1881 में 6 मीटर ऊपर हुआ करता था, एक अर्थक्वेक की वजह से वो 6 मीटर नीचे चला गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका वॉल्केनोज। बाकी अर्थक्वेक की डिटेल्स हमने पिछली 2 वीडियोस में कर ली हैं। वॉल्केनोज, वॉल्केनोज क्या होती है, इट इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक मैग्मा ऑन टू और टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ठीक है,
तो जो मॉल्टन रॉक मैग्मा होता है, जो अर्थ के अंदर से लावा मॉल्टन मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, ठीक है, या तो वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है या फिर अर्थ के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। ये वही उसी की स्टडी को हमने क्या कहा है, वल्केनिज्म कहा है। इट ऑल्सो फॉर्म्स द इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स। ये क्या करती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स को भी दिखाती है, ठीक है। अब बाकी इंट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स क्या होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स, वो हम करेंगे आपकी वॉल्केनस वाले चैप्टर में। ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी जाएगी आपके साथ, डिस्क्रिप्शन में आपके नोट्स डाल दिए जाएंगे, आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।